हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 11th का जो है वो सीएस और आईपी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। दोनों में ही हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस हुई है, तो हम पाइथन के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। पहले हमने बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन किया था और उसके बाद अब हम डाटा हैंडलिंग कर रहे हैं। डाटा हैंडलिंग की आज ये हमारी 4th वीडियो है। लास्ट वीडियो जो थी हम उसमें ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे थे। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये सब डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं, और, एंड नॉट। और ऑपरेटर जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि उसमें कौन कौन से ऑपरेंड हो सकते हैं और वो कैसे कैसे वर्क करता है। आई होप कि आपको वो क्लास अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने ये लास्ट क्लास में भी आपको बोला था। आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे, डेट इज एंड अगेन हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। तो बाइनरी ऑपरेटर है तो यहाँ पे भी हमारे कितने ऑपरेंड्स होंगे? 2 ऑपरेंड्स होंगे। जो ये 2 ऑपरेंड्स हैं वो अगेन जैसे कि और ऑपरेटर में था, या तो कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं हमारे, जैसे कि x लेस देन y, x इक्वल z, इस तरीके के कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, या फिर ये कोई भी नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट या फिर टपल जो है वो हो सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि यहाँ पर जो है ये बिल्कुल और ऑपरेटर की तरह ही होता है, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन जो है वो अलग होती है। बाकी इसमें जो ऑपरेंड लेते हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो सिमिलर उसकी तरह ही होती हैं। तो पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे ऑपरेंड जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं तो हमारा कैसे जो है वो वर्क करेगा। तो सपोज हमारे पास 2 ऑपरेंड्स हैं x, y, तो इनका रिजल्ट x एंड y जो है वो आ जाएगा। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियसली उनकी वैल्यू या तो ट्रू होगी और या फिर फॉल्स होगी। तो इनके सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस देख लेंगे, या तो दोनों की वैल्यू ट्रू हो सकती है, या फिर एक की वैल्यू ट्रू और सेकंड की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो सकती है, या फिर फर्स्ट की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी और सेकंड की वैल्यू ट्रू हो सकती है, या फिर दोनों की ही वैल्यू जो है वो फॉल्स हो सकती है। अब देखते हैं इनके रिजल्ट। याद कीजिए जब हमने और ऑपरेटर पढ़ा था वहां पे अगर हमारा एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिला था। जब दोनों ऑपरेंड फॉल्स होते थे सिर्फ और सिर्फ उस केस में हमें रिजल्ट जो है वो फॉल्स मिला था। ये देखिए यहाँ पर जब हमारा अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो वहां पे रिजल्ट हमें ट्रू मिला था। जब हमारे दोनों ही ऑपरेंड फॉल्स थे सिर्फ और सिर्फ उस केस में रिजल्ट जो है हमें फॉल्स मिला था। बट यहाँ पे उसका ऑपोजिट होता है। अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू है सिर्फ और सिर्फ तभी रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। अगर एक भी ऑपरेंड आपका फॉल्स हो गया तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो जिस सिचुएशन में x और y दोनों ट्रू हैं तो वहां ट्रू मिलेगा। अगर x ट्रू है y फॉल्स है तो भी आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। अगर x फॉल्स है y ट्रू है तो भी आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, और अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो भी आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो एंड ऑपरेटर के केस में सिर्फ और सिर्फ जब दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होते हैं वही हमें ट्रू रिजल्ट मिलता है, अदरवाइज रिजल्ट हमें क्या मिलता है? फॉल्स वैल्यू मिलती है। अब ये तो हो गया जब रिलेशनल एक्सप्रेशंस हो। अब अगर हमारे जो ऑपरेंड्स हैं वो नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट या फिर टपल हैं तो उस केस में हमें आउटपुट जो है वो कैसे मिलेगा? यहाँ पे हमारे पास ट्रूथ वैल्यूज होती हैं। तो सपोज x की जो है वो x की वैल्यू भी ट्रूथ वैल्यू है और y की वैल्यू भी ट्रूथ वैल्यू है। x की वैल्यू ट्रूथ वैल्यू है, y की वैल्यू फॉल्स वैल्यू है। x की वैल्यू फॉल्स वैल्यू है और y की वैल्यू जो है वो ट्रूथ वैल्यू है। x और y दोनों की ही वैल्यू जो है वो फॉल्स वैल्यू है। ये 4 कॉम्बिनेशंस हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर x की वैल्यू ट्रू वैल्यू है और y की वैल्यू भी ट्रू वैल्यू है तो हमें रिजल्ट में मिलेगा y। अगर x की वैल्यू ट्रू वैल्यू है और y की वैल्यू फॉल्स वैल्यू है उस केस में भी हमें रिजल्ट मिलेगा y। अगर x की वैल्यू फॉल्स वैल्यू है तो हमें रिजल्ट मिलेगा x।
और अगर x और y दोनों की वैल्यू फॉल्स वैल्यू है तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। ये आपका और वाले केस से बिल्कुल ऑपोजिट है। और के केस में क्या था कि अगर x की वैल्यू जो थी वो ट्रू थी तो आपको x रिजल्ट में मिला था, और जब x की वैल्यू फॉल्स थी उस केस में आपको y रिजल्ट मिला था। बट यहाँ पे अगर x की वैल्यू ट्रू है तो y रिजल्ट मिला है, और अगर x की वैल्यू फॉल्स है तो x जो है वो रिजल्ट में मिला है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि ऐसा होता क्यों है। याद तो ऑब्वियसली आपको करना ही है, जिन स्टूडेंट्स को लॉजिक समझ नहीं आए उन्हें भी ये चीज याद करनी ही करनी है। लेकिन अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। बट अगर आपको लॉजिक समझ आ जाएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। अब यहाँ पे लॉजिक क्या होता है कि एंड ऑपरेटर के केस में अगर दोनों ही ऑपरेंड ट्रू हैं सिर्फ तभी रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर एक भी ऑपरेंड फॉल्स हो गया तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर पहली वैल्यू आपको ट्रू मिल गई उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको y को भी चेक करना पड़ेगा। अगर y ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, अगर y फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। तो इसलिए हमें आउटपुट में क्या मिलता है, y, कि अगर x की वैल्यू ट्रू है तो हमारा रिजल्ट टोटली किस पे डिपेंड करता है, y की। अगर y ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा, अगर y फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। इसलिए हमें आउटपुट में y मिला। लेकिन अगर x की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो गई, तो जब पहली ही वैल्यू फॉल्स हो गई तो उस केस में तो हमें पता है हमें सेकंड ऑपरेंड को चेक करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड ऑपरेटर में अगर एक भी ऑपरेटर फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। तो अगर x की ही वैल्यू फॉल्स वैल्यू है तो हमें y को चेक करने की ही जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर x जो है वो फॉल्स वैल्यू है तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाता है, x मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैंने और ऑपरेटर में आपको एक चीज और बताई थी कि जब हमारा सेकंड ऑपरेटर ऑपरेंड जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता तो अगर उसमें कोई एरर है तो वो भी रेज नहीं होता है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आती है। जस्ट सपोज आपके पास कंडीशन है 5 लेस देन 3 एंड a plus 2 greater than 1। अब यहाँ पे देखिए 5 लेस देन 3 विच इज फॉल्स। जब पहली कंडीशन फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो हमें सेकंड ऑपरेंड को चेक करने की ही जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, और क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कोई एरर रेज नहीं होगा। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती तो ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपका एरर जो है वो रेज हो जाता। टीवेल पे बेसिस कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो कर लेते हैं। जस्ट सपोज हमारे पास x और y की कुछ वैल्यूज के साथ हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 8 है तो उस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ऑब्वियसली x की फॉल्स वैल्यू है तो हमें x ही जो है वो रिजल्ट में मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू 8 है एंड y की वैल्यू 5 है, उस केस में देखिए x की वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू है, तो अब हमें y को चेक करना पड़ेगा अगर y ट्रू वैल्यू है या नहीं है। तो जब हमने y को चेक किया है तो आउटपुट में हमें y ही मिलेगा। x की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है, y में आपका abc है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो फॉल्स होती है। तो अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स है तो हमें आगे फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। सपोज यहाँ पे आपके पास x और y है और यहाँ पे आपके पास abc है। नाउ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो हमें सेकंड चेक करनी पड़ेगी। तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। यहाँ पे अगर 123 है और यहाँ पे 849 है तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो है वो ट्रू है। अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो सेकंड वैल्यू चेक होगी और वही जो है आपको रिजल्ट में भी मिलेगी। तो इस तरीके से जो है हम एंड ऑपरेटर का यूज अपने प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। आई होप कि अब एंड और दोनों ऑपरेटर्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड और ऑपरेटर की हेल्प से हम मल्टीपल कंडीशंस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जो होता है वो हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर यानी कि वो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करेगा। जब ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है तो ये क्या करता है, ये उसकी वैल्यू को नेगेट कर देता है।
यहाँ पे एक चीज जो है वो आपको ध्यान देनी है, जैसे कि आपके एंड और ऑपरेटर के केस में अगर हमारे पास नंबर, स्ट्रिंग और इंटीजर्स होते थे ऑपरेंड, तो रिजल्ट में भी हमें नंबर, स्ट्रिंग और नंबर स्ट्रिंग लिस्ट जो है वो मिलते थे। लेकिन नॉट ऑपरेटर के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ बुलियन वैल्यू जो है वो रिटर्न होती है, यानी कि सिर्फ या तो ट्रू रिटर्न होता है या फिर फॉल्स रिटर्न होता है। सिर्फ यही दो वैल्यू जो है हमें आउटपुट में मिलती है, इसके अलावा और कोई नहीं। नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि वो उसकी वैल्यू को नेगेट कर देता है, यानी कि अगर ट्रूथ वैल्यू है तो उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, और फॉल्स वैल्यू है तो भी उसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अगर ऑपरेंड ट्रू है तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ऑपरेंड कोई ट्रूथ वैल्यू है, कोई नंबर है, कोई स्ट्रिंग है कुछ, तो उसका भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर ऑपरेंड जो है वो फॉल्स है तो आउटपुट आपको मिलेगा ट्रू, और अगर ऑपरेंड की वैल्यू कोई फॉल्स वैल्यू है तो भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा नोट 5 लेस देन 3। अब 5 लेस देन 3 क्या है, फॉल्स है, तो नॉट फॉल्स आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू। सिमिलरली अगर आपने लिखा नॉट 5, अब 5 देखिए, 5 तो एक ट्रू वैल्यू है, तो नॉट 5 आपको क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हमने लिखा नॉट 3 ग्रेटर देन 1, अब 3 ग्रेटर देन 1 इज ट्रू, बट नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स। तो नॉट ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो हमारे बिल्कुल लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो इंडिविजुअल बिट्स पे जो है ऑपरेट करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है हमारे पास 4 ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेटर और होता है, डेट इज एक्सक्लूसिव और। तो यहाँ पे जो ये एंड होता है इसे हम बोलते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े वहां हमारे पास कोई सिंबल नहीं था, वहां पे हम प्रॉपर स्पेलिंग लिखते थे AND, एंड OR और, बट बिटवाइज ऑपरेटर में हम सिंबल्स का यूज करते हैं। तो ये होता है बिटवाइज एंड, जो ये पाइप सिंबल होता है ये होता है आपका बिटवाइज और, जो ये कॉम्प्लीमेंट साइन होता है हमारा ये होता है बिटवाइज नॉट, या फिर आप इसे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, और ये एक्सपोनेंशिएशन का जो साइन होता है ये होता है बिटवाइज जोर। जोर स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव और जब हम एक्सक्लूसिव और पढ़ रहे होते हैं तो जो हमारा ये नॉर्मल होता है इसे हम कई बार इंक्लूसिव और भी बोल देते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपली ये हमारा और ऑपरेटर होता है, और जो ये एक्सपोनेंशिएशन का साइन है ये हमारा क्या होता है, एक्सक्लूसिव और। तो 1 बाय 1 जो है हम डिटेल में इसे स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बाइनरी डाटा पे वर्क करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बाइनरी डाटा जो है वो किस फॉर्म में होता है हमारा, 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो सपोज सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर पढ़ते हैं, x y है, x एंड y। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, 0 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अब इसका आउटपुट देखेंगे, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर में होता था सेम उसी तरीके से, कि अगर अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर पढ़ रहे हैं बिटवाइज एंड। तो एंड ऑपरेटर के केस में जब हम लॉजिकल ऑपरेटर के केस में देखते थे तो क्या होता था कि अगर दोनों ही ऑपरेंड ट्रू है तभी आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ भी वही सेम चीज होगी, जब दोनों ही ऑपरेंड ट्रू है यानी कि x और y दोनों 1 1 है तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट जो है वो क्या मिलेगा, फॉल्स यानी कि 0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और ऑपरेटर देखें तो यहाँ पे भी हमारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो सेम होंगे, 0 0 0 1 1 0
1 1। तो यहाँ पे और ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा, अगर दोनों ऑपरेंड फॉल्स है तब वो रिजल्ट फॉल्स होता है। तो अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, जब दोनों ऑपरेंड फॉल्स है तो वहां पे आपका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये होता है हमारा बिटवाइज एंड और ऑपरेटर। ये है आपका बिटवाइज और ऑपरेटर और ये है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ये बिल्कुल सेम हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह होते हैं। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है यहाँ पर कि हमें जो है इन्हें बिट्स पे अप्लाई करना होता है। जब हमारे पास डाटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, बिट्स की फॉर्म में होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में होता है, तो वहां हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का जो है यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं जोर, दैट इज एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और के केस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन तो हमारा यहां भी वही रहेगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। बट यहां पे आपका आउटपुट जो है वो कैसे आएगा, जोर के केस में अगर दोनों बिट्स जो है वो ऑपोजिट हैं तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा, और अगर दोनों बिट्स सेम है तो रिजल्ट 0 मिलेगा। यानी अगर दोनों बिट्स 0 0 है तो भी रिजल्ट 0 मिलेगा और दोनों बिट्स 1 1 है तो भी रिजल्ट 1 मिलेगा। लेकिन अगर बिट्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि एक ऑपरेंड 0 है और दूसरा 1 है, तो उस केस में आपको रिजल्ट जो है वो क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो जोर ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से वर्क करता है कि अगर आपके दोनों ऑपरेंड सेम है तो रिजल्ट 0 होगा, दोनों ऑपरेंड डिफरेंट है, अलग अलग है, तो रिजल्ट 1 होगा। नाउ लास्ट वन इज बिटवाइज नॉट ऑपरेटर और यू कैन से कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन यहाँ पे आपका यूनरी ऑपरेटर होता है, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 1 है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये थे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर, और इसी के साथ जो है हमारे सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कौन से पढ़े थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमने क्या क्या पढ़ा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलो ऑपरेटर एंड एक्सपोनेंशिएशन। उसके बाद हमने ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े। ये जितने हमारे पास अर्थमेटिक होते हैं उतने ही ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लीकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल, फ्लोर डिवीजन इक्वल, मॉड्यूलो इक्वल एंड एक्सपोनेंशिएशन इक्वल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो था वो हमने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल एंड नॉट इक्वल। ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 होते हैं, एंड, और एंड नॉट। इससे पहले हमने एक ऑपरेटर और पढ़ा था, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमारे पास 2 ऑपरेटर्स होते हैं, इज ऑपरेटर एंड इज नॉट ऑपरेटर। एंड लास्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास 4 होते हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट एंड एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो ये होते हैं हमारे सारे ऑपरेटर्स जिसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। नाउ कम्स टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या है, जब आपको सेम स्टेटमेंट में मल्टीपल ऑपरेटर्स जो है मिलते हैं तो आप पहले कौन से ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं और उसके बाद लोअर, और लास्ट में सबसे लोएस्ट वाले को। तो इसलिए हमें सीक्वेंस जो है पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, सबसे पहले हम किसे सॉल्व करते हैं, पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं। जितने भी हमारे एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस होंगे सबसे पहले हमें पैरेंथेसिस को सॉल्व करना होता है और उसके बाद हम आगे की कैलकुलेशंस कंटिन्यू करते हैं। पैरेंथेसिस के बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर सॉल्व किया जाता है वो होता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। उसके बाद जो हमारा बिटवाइज नॉट है उसे हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास यूनरी ऑपरेटर प्लस और माइनस है तो हम उन्हें सॉल्व करते हैं। आफ्टर दैट जितने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेटर,
ये चारों ऑपरेटर्स जो हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। आफ्टर सॉल्विंग मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलो डिवीजन, वी सॉल्व एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहां तक कि अगर सारे ऑपरेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हमारे जो बिटवाइज एंड है उसे। बिटवाइज एंड को सॉल्व करने के बाद अगर कोई बिटवाइज एक्सक्लूसिव और अगर उसमें ऑपरेटर है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद बिटवाइज और ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। ये सारे ऑपरेटर सॉल्व करने के बाद बारी आती है रिलेशनल ऑपरेटर की। जितने भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल और नॉट इक्वल ऑपरेटर हैं, वो सारे हमारे अर्थमेटिक और बिटवाइज ऑपरेटर्स के बाद सॉल्व होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होने के बाद आते हैं हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, दैट इज और इज नॉट ऑपरेटर। और जब आइडेंटिटी ऑपरेटर भी सॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी सबसे पहले हमारा नॉट ऑपरेटर जो है एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है, और सबसे लास्ट में जो है होता है और ऑपरेटर। तो ये थी प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस जो है वो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। ऑल्दो इसे याद रखना काफी सिंपल है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंशिएशन, उसके बाद पहले बिटवाइज, देन अर्थमेटिक, देन रिलेशनल, पहले अर्थमेटिक, देन बिटवाइज, देन रिलेशनल, देन आइडेंटिटी एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये था सारा हमारा ऑपरेटर्स से रिलेटेड। आई होप आपको ऑपरेटर्स में अब कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। ऑपरेटर्स का टॉपिक वैसे भी जो है वो काफी इजी था, तो बट फिर भी अगर आपको कहीं भी कुछ पॉइंट ऐसा हो जो नहीं समझ आ रहा हो तो आप मुझे जरूर बताइए। अब इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज कास्टिंग। कास्टिंग रिलेट्स टू द टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग जो है वो दो तरीके की होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो टाइप कास्टिंग होती है जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जन हमें करके देता है। ये कन्वर्जन्स कब होती हैं? जब हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं ऐसे दो ऑपरेंड्स पे जिनमें से एक जो है वो लार्ज लेवल का होता है। और जनरली इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के केस में होती है और किसी में नहीं होती है। नंबर्स में अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं तो जो लार्जर इंटीजर होगा उस रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास एक ऑपरेंड इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है तो हमारा नंबर जो है वो रिजल्ट जो है वो हमेशा फ्लोट में आएगा। अगर हमारे पास एक इंटीजर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है तो रिजल्ट जो है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो जो हायर रेंज वाला जो नंबर होता है रिजल्ट जो है हमेशा उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यहां पर क्या होता है कि ये हमारी इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, इसमें हमें कुछ भी याद रखने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पाइथन कंपाइलर ऑटोमेटिकली हमारे लिए करता है कि अगर एक भी ऑपरेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो बाकी के सबको भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा। एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो उसके बाद वो चेक करेगा कि अगर कोई ऑपरेंड जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट का है तो वो बाकी सारे ऑपरेंड्स को भी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। अगर सारे जो है ऑपरेंड्स हमारे इंटीजर टाइप के हैं तो उसमें हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो क्या होता है? इट इज अ यूजर डिफाइंड कन्वर्जन that forces an expression to be of specific type। हम जब किसी एक्सप्रेशन को एक्सप्लिसिटली किसी डाटा टाइप में चेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, या फिर सिंपली हम उसे कह सकते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब टाइप कास्टिंग का सिंटैक्स हमारा क्या होता है? टाइप कास्टिंग में हम सबसे पहले मेंशन करते हैं डाटा टाइप, वो डाटा टाइप जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, और राउंड ब्रैकेट्स में हम प्रोवाइड कर देते हैं वो एक्सप्रेशन या वेरिएबल जिसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। अगर हमें अगर हमें
इंटीजर में कुछ कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है इंट और यहाँ राउंड ब्रैकेट में हम वो वैल्यू दे देंगे जिसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ध्यान आपको यहाँ पर ये रखना है कि यहाँ पर आप सिर्फ किसी नंबर को ही कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर या फिर कोई फ्लोटिंग नंबर, यानी कि कोई इंटीजर या फ्लोटिंग इंटीजर ही होगा, या फिर ऐसी स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हो। तो कोई भी नंबर, फ्लोटिंग नंबर और या फिर स्ट्रिंग हैविंग ओनली डिजिट्स, कैरेक्टर नहीं होना चाहिए उसमें। अगर सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हैं उस स्ट्रिंग में तो हम उसे इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको किसी डाटा को फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए होता है फ्लोट। यहाँ पे हम वो डाटा दे देंगे जिसे हमें फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी ये जो डाटा हम दे सकते हैं वो किस किस टाइप का हो सकता है, या तो कोई इंटीजर नंबर हो सकता है या फिर कोई स्ट्रिंग हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ डिजिट से मिलकर बनी हो। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। इवन अगर कोई डिजिट्स की स्ट्रिंग है उसे भी आप कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यहां सिर्फ नंबर्स अलाउड होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग में अगर हमें कन्वर्ट करना है उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है str। यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में, बिकॉज स्ट्रिंग में जो है सब कुछ अलाउड होता है, सब स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, एवरीथिंग। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट फंक्शन जो है हमारा, वो है बुल। किसी भी टाइप को हम बुलियन टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ भी जो है कोई लिमिट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि क्या आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो। कुछ भी नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, आप कुछ भी यहाँ दे सकते हो, वो बुलियन टाइप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सारा टाइप कास्टिंग से रिलेटेड, और इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर डाटा हैंडलिंग वाला कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में मेनली जो थे हमारे, सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने डाटा टाइप्स पढ़े थे, जितने भी डाटा टाइप्स हमारे पाइथन में अवेलेबल हैं, इंटीजर से लेके डिक्शनरीज तक, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट्स एंड डिक्शनरीज, ऑल डाटा टाइप्स। उसके बाद हमने म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी पढ़ी कि हम इन प्लेस चेंजेस कर सकते हैं तो वो म्यूटेबल है, अगर इन प्लेस चेंजेस अलाउड नहीं है तो वो म्यूटेबल नहीं है। म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी के बाद हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा कि वेरिएबल्स में क्या क्या जो है उसके कैरेक्टर्स होते हैं। वहां पे हमने कि वेरिएबल के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसका डाटा टाइप, एक उसकी मेमोरी लोकेशन और एक उसकी वैल्यू। इसके बाद हमने ऑपरेटर्स पढ़े जो हम इतने टाइप से कर रहे हैं, और लास्ट में हमने क्या पढ़ी, टाइप कास्टिंग। और इसी के साथ हमारा डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो 2 चैप्टर हमारे पाइथन के अब कंप्लीट हो गए हैं, बेसिक्स ऑफ पाइथन एंड डाटा हैंडलिंग। बेसिक्स ऑफ पाइथन हमने 5 वीडियोस में कवर किया था, और ये डाटा हैंडलिंग जो है वो हमारा 4 वीडियोस में कवर हो गया है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो है समझ आए हों, बट फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है जो आपको नहीं समझ आया तो प्लीज जस्ट टेल मी, आई विल ट्राई कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, समझिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। मिड टर्म एग्जाम्स जो हैं वो आपके विद इन 1 मंथ स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड है, तो जस्ट प्रिपेयर हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।